योग्यता के कारण ही लोग पदों पर पहुंच रहे हैं। तो 75 साल तक एक खास समुदाय के लोग ही अधिकतर पदों पर हैं। फिर इस देश की इतनी बदहाल स्थिति क्यों हुई? यदि उनमें योग्यता है और योग्यता के कारण वो पदों पर है, तो फिर इस देश की बदहाल स्थिति क्यों है? एजुकेशन के स्टेटस पर कहीं नहीं है, टेक्नोलॉजी के स्टेटस पर कहीं नहीं है कि भारत उस तरह के यंत्रों का विकास अभी तक नहीं कर सका जो नाली में उतर सके और नाली और गटर की सफाई कर सके। आज भी एक खास समुदाय के लोग गटर में सशरीर प्रवेश करते हैं और प्रति साल हजारों मौतें गटर में दम घुटने से होती है। संविधान का प्रथम आर्टिकल ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इस देश का नाम या तो इंडिया होगा या भारत होगा। वे लोग इस देश का नाम हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बूद्वीप जैसे गैर संवैधानिक नामों से इस देश का उच्चारण करते हैं। हिंदुस्तान शब्द से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आपका नाम दिनकर है तो हम आपको सूरज पुकारें तो ये किसी भी तरह से सही नहीं हुआ कि पागलपन भरा आपके लिए संज्ञा का इजाद करना होगा। तो संविधान के द्वारा जो नाम इस देश को दिया गया है उस शब्द का, उस नाम का उपयोग आपको करना चाहिए। भारत सभी लोगों का देश है। भारत का संविधान मानव की मानवता के संदर्भ में बात करता है, इसलिए किसी धर्म के पीछे भारत को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग धर्म को हथियार बना करके राजनीति कर रहे हैं उनको कतई ये गवारा नहीं होगा इस देश के गरीब, अल्पसंख्यक, कमजोर, पिछड़े, दलितों को समानता का अवसर प्राप्त हो। इसलिए चूंकि ये संविधान उन लोगों को अधिकार देता है, गरिमा देता है, प्रतिष्ठा देता है, इसलिए उन लोगों को खलता है कि ये हमारे धार्मिक वर्चस्व पर ये संविधान आघात कर रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का बिहार महासचिव हूँ। BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके अनुसरण यदि नीतियाँ बनती हैं, लोगों को अधिकार प्राप्त होता है, तो न सिर्फ व्यक्ति का बल्कि इस राष्ट्र का बहुत ही गौरवशाली विकास संभव हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक 75-77 साल संविधान को लागू हो जाने के बावजूद भी आज भी संविधान के सभी प्रावधानों को व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सका है। इसका एकमात्र कारण आम जन के बीच संविधान के संदर्भ में अज्ञानता का भाव है। तो इस मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ या इस तरह से पंजीकृत और जितने भी संगठन हैं जो संविधान को मानते हैं, संविधान में जिनका विश्वास है, वे सभी मिल करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं BS4 के नाम से, जिसका अर्थ है भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन कार्यक्रम। और लक्ष्य रखा गया है कि हर एक भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी के बीच संविधान के प्रावधानों को ले जाया जाए और उसे अवगत कराया जाए ताकि पूरे देश का मंगलमय कल्याण हो सके। सर संविधान का अपमान कौन कर रहा है जिसके वजह से आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं? दुर्भाग्यवश बात है कि निसंदेह कुछ शक्तियां हैं जो इस संविधान को 75 साल लागू होने के बावजूद भी व्यवहारिक तौर पर संविधान को लागू होने देना नहीं चाह रही है। शक्तियां हैं, इसी के कारण संविधान में अस्पृश्यता का निवारण की बात है, समानता की बात है, छुआछूत से मुक्ति का है, समान अवसर के उत्पन्न होने की बात है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर विभेद हो रहा है। तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान व्यवहारिक तौर पर अभी भी लागू नहीं है। खतरा किससे है जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं? खतरा निस्संदेह उन शक्तियों से है जो इस संविधान को लागू होने देना नहीं चाह रही है। सरकार का भी यह दायित्व बनता है। कौन शक्तियाँ हैं सर? अब शक्तियों को चिन्हित करने का है, और जब हमारी जनता, इस देश की जनता जागरूक हो जाएंगी तो निस्संदेह वो शक्तियाँ हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी, परिलक्षित हो जाएंगी। भारत के हर नागरिक अगर जागरूक हो जाएंगे, सुरक्षा और सम्मान की बात करने लगेंगे संविधान की, लेकिन इस समय भारत के नागरिक जागरूक नहीं है, ये कहना चाहते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल संवैधानिक जागरूकता नहीं है लोगों में। इस देश में कोई विदेशी तो है नहीं, कोई विदेशी आक्रमणकारी तो इस वक्त है नहीं, तो खतरा किससे है संविधान को? विदेशी नहीं है, स्वाभाविक निस्संदेह आपके कथन सही है, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समता में विश्वास नहीं करते हैं, समानता में विश्वास नहीं करते हैं, शक्ति और संसाधनों पर एक छत्र आधिपत्य जमाए रखना चाहते हैं। वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में समानता आए, स्वतंत्रता आए, बंधुता आए, सहिष्णुता आए, और उन्हीं के कारण इस देश में संविधान अभी भी पूर्ण रूप में लागू नहीं हो सका। संवर्धन की क्या जरूरत है? संवर्धन की आवश्यकता जरूर है, इसलिए कि जिस काल और परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया गया था, उस काल और परिस्थितियों में जिनको जितने अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे उनका अभी पहचान नहीं हो सका। तो इसलिए अब चूँकि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे जातीय जनगणना हो या सर्वे हो, इनके माध्यम से जब लोगों की पहचान आ रही है, तो फिर उन लोगों को विशेष अधिकार देने के लिए संविधान को संवर्धित करने की आवश्यकता पड़ रही है कि समाज के हर एक वर्गों का हर जगह पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नहीं है। निस्संदेह जिनका प्रतिनिधित्व अपनी आबादी से ज़्यादा है वो दूसरे का हक खा रहे हैं, और अब दिन दूर नहीं है, जैसे ही जनगणना वगैरह जातीय जनगणना का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो दूसरे के हक और अधिकारों पर कुंडली मारे हुए हैं। और निस्संदेह जो हक और अधिकार को पर कुंडली मारे हुए वो कभी नहीं चाहेगा कि इस देश में समानता का अवसर क्रिएट हो, भाईचारा का अवसर क्रिएट हो और सबको एक समान रोजगार का अवसर। जो बाबा साहब संविधान लिखे हैं वैसा संविधान आज तक इस दुनिया में ना कोई पैदा हुआ है ना पैदा होगा लिखने वाला। फिर वो जो संविधान लिखेंगे वो किस अनुसार लिखेंगे और किस पर लिखेंगे ये पूरा हमारे भारतवासियों को मालूम है। क्या सर आप बताएं, कैसे संविधान लिखेंगे वो? जैसे वो पुराने जो संविधान था मनुस्मृति जो मनु को मानने वाले हैं उसके अनुसार वो लोग चाहते हैं कि प्रस्तुत करें। उसमें क्या खराबी है मनुस्मृति में? उसमें तो बहुत खराबी है। क्या सर? जैसे जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी है उसमें उन लोगों को जो अधिकार चाहिए उसका अधिकार नहीं दिया गया है, शोषण किया गया है उन लोगों के साथ, और वो लोग चाहते हैं कि फिर से शोषण करें। जो भी निचले तबके के पिछले है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो कमज़ोर है। उन लोगों को केवल रिजर्वेशन उतना ज़्यादा खलता है, जबकि सबको ये पता है कि रिजर्वेशन इज लिमिटेड पावर एंड पावर इज अनलिमिटेड रिजर्वेशन। अच्छा, तो जो आज पावर में बैठे हुए हैं उनके पास तो अनलिमिटेड रिजर्वेशन है। उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात विवेक जी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो अभी तक जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा इस इतने पवित्र चीज़ों को, जिससे कि पूरे राष्ट्र का कल्याण होना है, उसको आज तक व्यवहारिक जमीन पर लागू होने नहीं दिया गया। आप कह रहे संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है, और आप अपने भाषण में यह भी बता रहे थे कि संविधान का फर्स्ट आर्टिकल भी लागू नहीं है। उसका हम चाहेंगे क्या? संविधान का प्रथम आर्टिकल ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, यानी कि इस देश का नाम या तो इंडिया होगा या भारत होगा। नामों का कोई पर्यायवाची नहीं होता है, लेकिन विवेक जी जैसे लोग इस देश का नामकरण करने में भी शर्म महसूस करते हैं। वैसे लोगों से क्या अपेक्षा करिए? क्या कहते हैं वो? वे लोग इस देश का नाम हिंदुस्तान या अर्जावर्त या जम्बूद्वीप जैसे गैर संवैधानिक नामों से इस देश का उच्चारण करते हैं, जो इस देश के प्रति कितनी ज़्यादा अपमानजनक बातें हैं। इस देश के इस संविधान के प्रति अविश्वास उनका व्यक्त कर देता है। हिंदुस्तान शब्द से क्या आपत्ति आपको लग रहा है? हिंदुस्तान शब्द से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आपका नाम दिनकर है तो हम आपको सूरज पुकारें तो ये किसी भी तरह से सही नहीं हुआ कि पागलपन भरा आपके लिए संज्ञा का इजाद करना होगा। तो हमें किसी शब्द से आपत्ति नहीं है, जिस शब्द का उपयोग जहाँ उचित हो वहाँ करना चाहिए। यदि आप संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो संविधान के द्वारा जो नाम इस देश को दिया गया है उस शब्द का, उस नाम का उपयोग आपको करना चाहिए, और वो नाम है भारत, दैट इज इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान जो है कि हमारे धार्मिक व्यवस्था से मेल नहीं खाता है, हमारे धर्म को मतलब यहाँ से खारिज कर दिया गया है, तो इसलिए इस संविधान की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारत संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी को अपना धर्म मानने से ये संविधान नहीं रोकता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करके
इस संविधान धार्मिक प्रावधानों का उल्लेख करके इस संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर अतिक्रमण की किसी को इजाज़त नहीं हो सकती है। और जो लोग धर्म को हथियार बना करके राजनीति कर रहे हैं उनको कतई ये गवारा नहीं होगा कि इस देश के गरीब, अल्पसंख्यक, कमज़ोर, पिछड़े, दलितों को समानता का अवसर प्राप्त हो। इसलिए चूंकि ये संविधान उन लोगों को अधिकार देता है, गरिमा देता है, प्रतिष्ठा देता है, इसलिए उन लोगों को खलता है कि ये हमारे संवैधानिक वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व पर ये संविधान आघात कर रहा है, इसलिए वो संविधान की निंदा, शिकायत या इसे बदलने की बात कर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात की जा रही है, ये बन सकता है क्या? भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र हो सकेगा। भारत संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समान आदर है, समान स्वागत है। क्यों नहीं बन सकता है? भारत सभी लोगों का देश है। अच्छा। भारत का संविधान मानव की मानवता के संदर्भ में बात करता है, इसलिए किसी धर्म के पीछे भारत को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा जगह है, इतना पुनित पवित्र जगह है, ये सब जी हाँ, जहाँ सभी धर्मों के लिए समान है, आदर है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो सभी जगह जाकर बैठ गए हैं, तो टैलेंट है उनके अंदर, बैठ गए हैं। आप लोग के अंदर टैलेंट नहीं है, रिजर्वेशन वाले हैं। देखिए, टैलेंट साथी पर जी रहे हैं। टैलेंट से पदों की प्राप्ति नहीं होती है, पदों की प्राप्ति अवसर से होती है। आपके पास लाख टैलेंट हो, आपके पास कैमरा और माइक ना हो तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास संसाधन चाहिए और आपको अवसर चाहिए। तो जो पदों की प्राप्ति है वो अवसर से क्रिएट होती है, और यदि आप लोगों को अवसर ही नहीं देंगे तो फिर वो पद पर पहुंच कैसे पाएंगे। और यदि योग्यता के कारण ही लोग पदों पर पहुंच रहे हैं तो 75 साल तक एक खास समुदाय के लोग ही अधिकतर पदों पर रहे हैं, फिर इस देश की इतनी बदहाल स्थिति क्यों हुई? यदि उनमें योग्यता है और योग्यता के कारण वो पदों पर है तो फिर इस देश की बदहाल स्थिति क्यों है? भारत विश्व के 100 देशों का आप लिस्ट बनाएं, एजुकेशन के स्टेटस पर कहीं नहीं है, टेक्नोलॉजी के स्टेटस पर कहीं नहीं है, तो किस भारत चांद पर जा रहा है। अभी चंद्रयान 3 सफल पूर्वक लैंड किया है चंद्रमा पर। चंद्रमा सफल लैंड किया, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश का बनाया चंद्रयान आज चंद्रमा पर लैंड किया। लेकिन हमें यह भी देखना है कि भारत उस तरह के यंत्रों का विकास अभी तक नहीं कर सका जो नाली में उतर सके और नाली और गटर की सफाई कर सके। अच्छा। आज भी एक खास समुदाय के लोग गटर में सशरीर प्रवेश करते हैं और प्रति साल हजारों मौतें गटर में दम घुटने से होती है। तो ये हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह के विकास को वहाँ प्रसारित क्या देना उस चाहिए। नाली को साफ करने वाले लोग खास वर्ग के ही हैं क्या? निसंदेह आप डेटा निकाल करके सर्वे कर सकेंगे। एक खास समुदाय है जो इस तरह के कार्यों में निवेशित है, और हो सकता है इस तरह की लोग खुलकर बोलिए, आप छुपा रहे हैं बातों को, खुलकर बोलिए। समाज के वंचित वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है जिसे हर तरह की सुविधाओं से वंचित रखा गया है, वही सिर्फ काम कर सकते हैं। उन्हीं को ये इन कार्यों में निवेशित किया गया है, और इसलिए आज तक एक सामान्य सी मशीनें जो गटर साफ करने की नहीं बन सकी। गटर साफ करना तो एक खरीद भी सकते, जैसे राफेल खरीद लेते हैं फ्रांस से, तो भारत सरकार दूसरे देशों से खरीद सकती है, बिल्कुल तो क्यों नहीं करती है वो? अब ये सत्ता में बैठे हुए उन प्रतिभावान लोगों से पूछे जाने की आवश्यकता है जो इस चीज़ की वकालत करके सत्ता में जाते हैं या पदों पर जाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। क्या उन लोगों की सोच जो है वो जो जातिगत पेशा है उसको बनाए रखने का है क्या? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक जितने डाटा दिख रहे हैं, जितने भी तरह की घटनाएं दिख रही हैं, उसमें जो पॉलिसी मेकर समाज है इस देश का, उनके समुदाय वहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसलिए जो आप ये बातें कर रहे हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह यदि पॉलिसी मेकर कैसे पाया जाए सर, कैसे पाया जा सकता है? इसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है BS4। BS4 अभियान जितना ज़्यादा सफल होगा, ये संविधान की बातें समाज में जाएगी, लोग अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होंगे, उतना बेहतर अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे, अवसरों को पकड़ पाएंगे, और फिर इस देश का बहुत मंगलमय कल्याण, विचार परिवर्तन होगा तब विचार परिवर्तन होगा।